और मैं फिर से बता दूं, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का एमसीक्यू, और ये 2 पार्ट में है। पहला पार्ट जो हमने खुद बनाया हुआ है, इस एमसीक्यू को करने से आपका एंटायर अदर सोर्सेस रिवाइज हो जाएगा, एंटायर अदर सोर्सेस रिवाइज हो जाएगा। और दूसरा पार्ट है जहां पर पास्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो एमसीक्यू है। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 1, मैच द फॉलोइंग। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 बताइए। 56 सबसेक्शन 2, 57 एंड 58। 56 सबसेक्शन 1 बताइए क्या है। ए बी सी डी। सारे लोग जवाब देंगे, अच्छा लगेगा। सी है करेक्ट। रेसिडुअल इनकम बीइंग इनकम इज चार्ज अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अगर पहला इनकम होना चाहिए, इनकम होने के बाद पहले 4 हेड रिजेक्ट कर दे तभी अदर सोर्सेस में जाएगा। लेकिन अगर इनकम ही नहीं है, जैसे एक्सीडेंट कंपनसेशन इनकम ही नहीं है, तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। फिर सेकंड बताइए। फिफ्टी सिक्स सबसेक्शन 2 डी आएगा, स्पेसिफिक इनकम चार्ज अंडर द हेड अदर सोर्सेस। और इसके लिए हमने कहा था कुछ इनकम के साथ जबरदस्ती हुई है, जैसे डिविडेंड के साथ जबरदस्ती हुई है, एक प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के साथ, घोड़ों के साथ जबरदस्ती हुई है तो अदर सोर्सेस में जा रहा है। लॉटरी के साथ जबरदस्ती हुई है, अदर सोर्सेस में जा रहा है। तो घोड़ों के साथ जबरदस्ती हुई है तो अदर सोर्सेस में, लेकिन ऊंटों के साथ जबरदस्ती नहीं हुई है तो ऊंटों को पालते हैं तो पीजीपीपी में जाएगा वो। थर्ड में बताइए 57। 57 ये आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर अर्निंग इनकम इज अलाउड एज डिडक्शन। ए। इसके बाद 58, स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज डिडक्शंस। बी में आएगा सी डी ए बी, सी डी ए बी। करेक्ट। चलिए एग्जामिन द फॉलोइंग। एक्सीडेंट कंपनसेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ट्रू और फॉल्स। एक्सीडेंट कंपनसेशन इज टैक्सेबल, फॉल्स। ये किसी भी हेड की इनकम नहीं है क्योंकि ये इनकम ही नहीं है। इफ ए रिसीट इज एन इनकम and is not taxed under the first 4 head, then receipt is charged under section 56 subsection 2. True or false? False, बिल्कुल सही है। यहां 56 subsection 1 होना चाहिए, 1। दोनों false है, both false। Income from subletting is charged under the head other sources under section 56 subsection 1. True or false? Capital expenditure is allowed as deduction under section 57. Capital expenditure is allowed as deduction under section 57. False. Only revenue expenditure is allowed. Only revenue expenditure. 4. Income from subletting is charged under the, अरे repeat कैसे हो गया? इतना ख्याल रखने के बाद। Aggregate of cash gifts in aggregate of cash gifts, इसको हटा देता हूं, in exceeding 50,000 in a financial year received by any person from relative or non-relative is taxable under the head other sources. True or false? ठीक से पढ़िए। Aggregate of cash gifts exceeding rupees 50,000 received in a financial year received by any person from relative or non-relative, relative or non-relative is taxable under the head other sources. True or false? False है, non-relative आएगा। Aggregate of cash gifts exceeding or not exceeding 50,000 in a financial year received by any person from any person on the occasion of marriage is taxable under the head other sources. True or false? ये भी false है, क्योंकि मैरिज में अगर मिल रहा हो, किसी से भी मिल रहा हो, कितना ही अमाउंट मिल रहा हो, बर्बादी के समय मिल रहा हो, तो not taxable. Both false. एग्रीगेट कर दीजिए। एग्रीगेट क्यों नहीं होगा? एग्रीगेट इन कैश गिफ्ट्स, एग्रीगेट करें, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीगेट करने से भी 50,000 से कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैरिज में किसी से भी मिले, कितना ही मिले, एग्रीगेट करके मिले या ना करके मिले, 50,000 से कम मिले या 50,000 से ज्यादा मिले, नॉट टैक्सेबल। उसी तरह से रिलेटिव से ज्यादा मिले, कम मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट टैक्सेबल। Question 6.
ब्रदर ऑफ फादर इज रिलेटिव, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ब्रदर ऑफ फादर इन लॉ इज रिलेटिव, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो ससुर के भाई रिलेटिव नहीं है, पापा के भाई रिलेटिव है, ट्रू और फॉल्स? ए इज द आंसर। Gift of land or building exceeding market value of 50,000 is taxable under the head other sources in the hands of recipient. True or false? Gift of land or building exceeding market value, ठीक से पढ़िए, gift of land or building exceeding market value 50,000 is taxable under the head other sources in the hands of recipient. बताइए, जल्दी बताइए। फॉल्स है, मार्केट वैल्यू लिखा हुआ, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होना चाहिए ना। चलिए बी सेकंड बताइए, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीडिंग इन एग्रीगेट 50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग एक्सीडिंग इन एग्रीगेट 50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ट्रू और फॉल्स? ये भी फॉल्स है, क्योंकि एग्रीगेट वर्ड नहीं आना चाहिए था, बोथ फॉल्स। आइए क्वेश्चन 8, Mr. X will his land to Mr. Y whose stamp duty value is 10 lakh. Mr. Y's income is 10 lakh. True or false? Mr. X, false. will के वक्त will से अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो वो एक्सेप्शन में है, नॉट टैक्सेबल। A registered charitable trust gives cash of rupees 15 lakh to a farmer to help him repay his loan. बताइए, अरे एक मिनट आगे लिखना पड़ेगा। रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट गिफ्ट कैश और रुपीज 15 लाख टू फार्मर टू हेल्प हिम इज नॉट टैक्सेबल, इज नॉट टैक्सेबल। ट्रू और फॉल्स? इज नॉट टैक्सेबल, ट्रू। फॉल्स? ट्रू। हाँ, रजिस्ट्रेशन 12AA में हो, 12AB में हो, क्या फर्क पड़ता है? ये आंसर आएगा। क्वेश्चन 9, सोनू सूद कैश गिफ्ट रुपीज 50,000 ईच टू 10% टू रीच देयर होम टाउन। सच रिसीट टैक्सेबल, यहां से हटाता हूं ईच, सच रिसीट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ईच सच पर्सन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। जिसको जो रिसीव कर रहा है उसके पास 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। Local authority gives a building to a company to set up charitable trust. Stamp duty value of building is 60 lakh. Such receipt is taxable in the hands of person. True or false? फिर से पढ़ लीजिए, false कैसे कह रहे हैं? Local authority gives a building to a company to set up a charitable trust. Stamp duty value of building is 60. Such receipt is taxable in the hands of, हाँ false है, correct, not taxable, क्योंकि local authority gift कर रहा है, both false. Mr. X purchases a building for rupees 20 lakh, whose stamp duty value is 30 lakh. Rupees 10 lakh is taxable under the head other sources. True or false? True. Mr. X purchased a building for rupees 27 lakh, whose stamp duty value is 30 lakh. 3 lakh is taxable under the head under the head other sources. True or false? False. Why false? क्योंकि 30% से भी ज्यादा होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। 30 लाख का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 30 लाख है, इसका 3% कितना होता है? 3 लाख। डिफरेंस एग्जैक्ट 3 लाख है, 3 लाख से ज्यादा होना चाहिए था, इसीलिए टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही है। ट्रू एंड फॉल्स? ए इज द आंसर। करेक्ट है। यहां देखिए, मैच द फॉलोइंग। आपको बताना है कि ये जो एसेट्स हैं वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में कवर्ड हैं या नहीं।
जहां पर गिफ्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। बताइए ज्वेलरी कवर्ड या नॉट कवर्ड? बताइए ज्वेलरी कवर्ड या नॉट कवर्ड? कवर्ड, यस यस और नो बताइए। फर्नीचर, यस और नो? फर्नीचर नो, नो यस कैसे करें? नो। लग्जरियस मोटर कार, नो। एमएफ हुसैन पेंटिंग, यस। तो यस नो नो, यानी कि ए बी नहीं, ए बी बी ए बी बी ए बी बी, ये सी इज द आंसर, करेक्ट। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी which exceeds 50,000 in a financial year received by any person from non-relative is taxable under the head other sources. True or false? फिर से पढ़ लीजिए। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी exceeds 50,000 in a financial year received by any person from non-relative is taxable under the head other sources. True or false? ट्रू होगा ना, फॉल्स कैसे है? एग्रीगेट भी है जेडपीबी के साथ, नहीं नहीं मूवेबल प्रॉपर्टी है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तो है ही नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लगता, वहां तो फेयर मार्केट वैल्यू ही लिखा हुआ है। ट्रू है ये। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिल्वर कॉइन इज 5 लाख, परचेज प्राइस इज 4,50,000। Fair market value of gold coin is 5 lakh, purchase price is 4,50,000. Nothing is taxable. True or false? कैसे ट्रू कह रहे हैं आप? सिल्वर कॉइन और इसका डिफरेंस है 50,000, गोल्ड का डिफरेंस है 50,000, एग्रीगेट एक्सीड्स 50,000 तो टैक्सेबल तो होगा। Nothing is taxable. This is false. True, false. A is the answer. Yes, bullion specified है भी। सही बात है या नहीं है? चलिए 13, कीमैन इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड बाय एसएससी किस हेड की इनकम है? कीमैन इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड बाय एसएससी, यानी कि जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसी को मिलेगा। तो बिजनेस में है, यस डी। कीमैन इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई किस हेड की इनकम है? सैलरी। कीमैन इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी और लीगल हेयर किस हेड की इनकम है? अदर सोर्सेज। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट किस हेड की इनकम है? ये तो कैप गेन की है, डी इज द आंसर। रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? 14, फैमिली पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ट्रू और फॉल्स? थैंक यू राजेश। फैमिली पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, फॉल्स। क्या गलत क्या है इसमें? गलत क्या है? डिडक्शन मिलता है, करेक्ट, 1/3 of 15,000 whichever is lower. Expenditure incurred for earning lottery income is allowed as deduction. True or false? False. किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलता, both false. Profit from activity of owning and maintaining race horses is taxable under the head business. True or false? Profit from activity of owning and maintaining race horses is taxable under the head business. True or false? False. Other sources की इनकम है। Profit from activity of owning and maintaining race camel is taxable under the head business. True or false? True. B is the answer. False. True. The Maharaja of Jaipur leased out its palace along with all furniture for the purpose of running hotel is charged under the head business. True or false?
द महाराजा ऑफ जयपुर लीज आउट हिज पैलेस, अपना पैलेस किराए पे दिया अलॉन्ग विथ ऑल फर्नीचर, ताकि कोई ताज को लेट आउट कर दिया मान लीजिए, इज चार्ज अंडर द हेड बिजनेस। देखिए हमने बताया था लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर अलॉन्ग विद बिल्डिंग, इफ नॉट चार्ज अंडर द हेड बिजनेस इज चार्ज अंडर द हेड अदर सोर्सेस। आपको क्या लगता है महाराजा का ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना है या रेंटल इनकम कमाना है? रेंटल इनकम कमाना है, तो ये अदर सोर्सेस में ही जाएगा। लेकिन फैक्ट्स अगर चेंज हो जाते हैं तो बिजनेस में भी जा सकता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग होटल इज चार्ज अंडर द बिजनेस, दिस इज फॉल्स। The Bharat Earth Movers Limited lease out its heavy equipment machinery to its client. The income arising is charged under the head business. True or false? This is true. Why I am saying true? क्योंकि मैंने again कहा facts. Plant and machinery को अगर किराए पे देते हैं, if not charged under the head business, then charged under the head other sources. So obviously Bharat Earth Movers Limited का काम ही है किराए पे देना। उनका जब आप प्रोफाइल पढ़ेंगे तो काम ही है। मैं इसका नाम इसलिए ले पाया क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उनके हस्बैंड इसी कंपनी में काम करते हैं। उनसे भी 2-3 दिन पहले उनकी वाइफ से मेरी बात हो रही थी, तब मुझे पता लगा इस कंपनी के बारे में। तो फॉल्स ट्रू, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बना दिया। हाँ ऑब्वियसली ये नहीं पता होगा एग्जाम में, तो देखिए एग्जाम में ये सब नहीं पूछेंगे, हमें तो लार्जर ऑब्जेक्टिव को भी कैटर करना है। मैच द फॉलोइंग नेचर ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट के अंडर लिखा हुआ है बॉन्ड्स जिससे मिलता है इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के अंडर लिखा हुआ शेयर जिससे मिलता है डिविडेंड, करंट एसेट्स के अंडर लिखा हुआ बॉन्ड्स जिससे मिलता है इंटरेस्ट, करंट एसेट्स है शेयर जिससे मिलता है डिविडेंड। अब मुझे बताइए ये बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, किस हेड की इनकम है? अदर सोर्सेस की। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, शेयर्स आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अदर सोर्सेस की। इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आर हेल्ड एज करंट एसेट्स, किस हेड की इनकम है? पीजीबीपी की। और ये डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, शेयर्स आर हेल्ड एज करंट एसेट्स, ये किस हेड की इनकम है? ये भी अदर सोर्सेस की। हेलो, डिविडेंड के साथ तो जबरदस्ती हुई है। डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस इवन इफ द शेयर्स आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट और एज ए करंट एसेट्स। भूल गए आप? 56 सबसेक्शन 2, यस। तो इसका आंसर आएगा ए बी ए डी इज द। भूल कैसे जाते हैं इतनी छोटी छोटी बातों को? और आप लॉ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, आप बेयर एक्ट निकालेंगे ना तो 56 सबसेक्शन 1 में कुछ लिखा हुआ है, 2 में फिर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें पहला ही पॉइंट डिविडेंड है। चलिए, एनी एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कलेक्शन चार्जेस incurred wholly and exclusively for earning interest is allowed as deduction but subject to a limit of 20% of gross interest. True or false? फिर से पढ़ देता हूं। एनी एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर किस तरह के, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो या कलेक्शन चार्जेस हो, incurred wholly and exclusively for earning interest is allowed as deduction but subject to a limit of 20% of gross interest. True or false? बता दीजिए। किताब आपके पास है भी, आप देख भी सकते हैं। नो लिमिट, यस, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये फॉल्स है। इंटरेस्ट को कमाने के लिए ये दोनों खर्चे का रिडक्शन मिलता है और कोई लिमिट नहीं है। एनी एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कलेक्शन चार्जेस incurred wholly and exclusively for earning dividend is allowed as deduction but subject to a limit of 20% of gross dividend. True or false? ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए, हमने कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस डाले हुए हैं इसमें। फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि कलेक्शन चार्जेस का डिडक्शन मिलता ही नहीं है। 20% लिमिट तो है, लेकिन वो 20% लिमिट सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, तो बोथ फॉल्स। अरे आया,
As per section 8, subsection B, interim dividend. Yes, interim dividend is taxable in that financial year in which it is received. True or false? True. As per section 8A, final dividend is taxable in that financial year in which it is declared. True or false? True. इसमें हमने दिमाग ज्यादा नहीं लगाया. Interest on post office monthly scheme is exempt under section 10 subsection 15. True or false? False. ये तो taxable है. Interest on non-resident external account is exempt under section 10 subsection 4. True. False. True. B is the answer. Interest on RBI relief bond is exempt under section 10 subsection 15 for individual or HUF. True. यही मैं फॉर ऑल एसएससी लिख देता तो फॉल्स हो जाता. सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही एग्जाम्पशन है, बाकी एसएससी के लिए नहीं है. इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 फॉर ऑल एसएससी. मैं ये लिखूंगा यहां पर, ठीक है. ट्रू और फॉल्स? फॉर ऑल एसएससी interest on gold deposit bonds is exempt under section 10 subsection 15 for all SSC. True or false? True है. देखिए आप लॉ पढ़ेंगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ आरबीआई रिलीफ बॉन्ड में लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल रेशियो. बाकी जगह तो उन्होंने सिंपली लिखा है इंटरेस्ट ऑन गोल्ड बॉन्ड्स. तो चाहे वो कोई भी खरीदे, ये कोई भी खरीदे, एग्जम्पशन है. तो बोथ ट्रू. सी इज द आंसर. Dividend from domestic company received by resident individual in excess of 10 lakh is taxable. True or false? बताइए. True. Income from units of mutual fund is taxable. True or false? True है भाई. False कैसे है? Income from units of mutual fund is taxable. तो बोथ ट्रू. सी इज द आंसर. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया जो क्वेश्चन हमने बनाए थे, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं. तो एक बार पढ़ते हैं इसको. आसान है, फटाफट हो जाएगा. HSK and LLP had taken key man insurance policy on the life of his managing partner. ठीक है, LLP है, मैनेजिंग पार्टनर के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, तो ऑब्वियसली की मैन एम्प्लॉय हो गया. The policy got matured on 13th September and an amount of 75 lakh was paid to the insurers, to the managing partner. क्या लिखना चाह रहा है? Was paid by the insurance to the managing partner. अच्छा, managing partner को दिया गया. The amounts were received on the maturity of the policy by the managing partner. ठीक है. is किस, बताइए, समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन अच्छा है. एलएलपी है, इसका मैनेजिंग पार्टनर है, इसने कीमन इंश्योरेंस ली. मैच्योरिटी होने के बाद ये पैसा इन्हीं मैनेजिंग पार्टनर को ही दे दिया गया. तो अगर मैनेजिंग पार्टनर को दिया गया तो ये किस हेड में जाके टैक्सेबल होता है? एलएलपी को दिया जाता तो पीजीबीपी में जाता. मैनेजिंग पार्टनर को दिया गया किस हेड में, किस हेड की इनकम है? देखिए आप गच्चा खा गए आप लोग. मैंने इसीलिए कहा था अच्छा क्वेश्चन है. देखिए एलएलपी यानी कि पार्टनरशिप फर्म हो गया. फर्म अपने ही पार्टनर्स को सैलरी देता है, बोनस देता है, कमीशन देता है, इंटरेस्ट देता है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ही नहीं, तो पीजीबीपी में जाएगा ना. इसकी इनकम तो पीजीबीपी में जाती है. सेक्शन 28 एप्लीकेबल होता है. यस और नो? तब है अच्छा क्वेश्चन, उन्होंने बनाया जबरदस्त क्वेश्चन. देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन होने के बावजूद इन्होंने ऑप्शन इस तरह से दिए हैं कि वो बेकार क्वेश्चन हो गया. ये पूछ रहे हैं 75 लाख इज टैक्सेबल, ये भी लिखते 75 लाख इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस, और फिर ये लिखते 75 लाख इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस.
इस तरह से अगर ये लिखते तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये उतना हुआ नहीं। तो हम लोग चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। सी विल बी द आंसर, 75 लाख इज टैक्सेबल। करेक्ट है। क्वेश्चन 2, Raman and company, a partnership firm, received 5 lakh from an insurance company under a Keyman insurance policy on consequent to the demise of the partner Pramod. Okay, partnership firm को मिला. The amount of premium of 2,30,000 paid earlier was claimed at deduction under section 37 by firm. Okay, ठीक है. The amount received from the insurance company is again, बताइए, टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? और टैक्सेबल होगा तो किस हेड में होगा? बता दीजिए। यहां पर क्या हो रहा है कि ये इंश्योरर किसको पैसा दे रहा है? इसी एलएलपी को दे रहा है। अगर एलएलपी को ही पैसा दे रहा है तो एलएलपी के हैंड में जाके पूरा टैक्सेबिलिटी आएगा या नहीं आएगा? और आएगा किस हेड में आएगा? पीजीबीपी में आएगा। ऑब्वियसली प्रीमियम का तो डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा उसको, है ना? तो पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल एज इनकम। बी विल बी द आंसर। करेक्ट। Under the Income Tax Act, dividend derived from the shares 2,70,000 नहीं, राजेश जी मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। ये जो 2,30,000 जो पे किया है, अब मैं इसको इस तरह से देखता हूं। ईयर चेंज, रूल चेंज। फाइनेंशियल ईयर 1 में इसने इंश्योरेंस करवाया और 2,30,000 का डिडक्शन ले लिया था पुराने समय में। इसको जो इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट का जो पैसा मिला है वो फाइनेंशियल ईयर 2 में मिला है 5 लाख। तो 2,30,000 का डिडक्शन क्लेम कर ही चुका। तो अब जब फाइनेंशियल ईयर 2 में जब टैक्सेबिलिटी आएगी तो 5 लाख की आएगी। लेकिन यही अगर 5 लाख रुपया फाइनेंशियल ईयर 1 में 1 अप्रैल को इंश्योरेंस प्रीमियम देता, 31 मार्च को ये पैसा मिलता, तब आप मैं कहता कि यहाँ 2,70,000 टैक्सेबल होता। करेक्ट है। और यहां लिखा हुआ भी है पेड अर्लियर वाज क्लेम्ड एज डिडक्शन, पुराने समय। Under the Income Tax Act, dividend derived from the shares held as stock in trade are taxable under the head। बताइए, डिविडेंड उन शेयर से मिल रहा है जो शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, किस हेड की इनकम है? अरे राजेश जी क्या हो गया आपको? अभी हमने आपके साथ एक एमसीक्यू जो हमारे खुद के बनाए हुए थे, जिसमें हमने कहा शेयर डिविडेंड के साथ जबरदस्ती हुई है हमेशा अदर सोर्सेस के। 56 subsection 2, a lady received gifts worth 1 lakh from her relatives as defined under this and 60,000 from her office colleague on her marriage anniversary. The taxable amount of gifts would be, बताइए। रिलेटिव से 1 लाख रुपया मिला और 60,000 ऑफिस के कलीग से मिला मैरिज एनिवर्सरी के समय। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस में तो है, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 60,000। बी इज द आंसर। Akshay received gift of 35,000 each on this from his 3 friends. The amount chargeable to tax in this case would be, बताइए। 35,000 3 दोस्तों से कैश गिफ्ट मिले, 1,05,000। Which of the following income will be taxable as income from other sources? Purchase of house from husband for inadequate consideration। बताइए टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? अपने हस्बैंड से कम दाम में घर खरीदती हैं तो टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। रिलेटिव परचेज ऑफ पेंटिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर एट इनवॉइस वैल्यू लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, बताइए टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? यस। अगर बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो कैश गिफ्ट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फ्रेंड ऑन मैरिज एनिवर्सरी, बताइए टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? यस। अब इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैश गिफ्ट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फ्रेंड ऑन ए मैरिज एनिवर्सरी, तो
एक्सेस ऑफ 50,000 ये सब का कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो टैक्सेबिलिटी तो आएगी ना राजेश जी। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने ऑल ऑफ द अबव यहां क्यों लिखा है। परचेज ऑफ हाउस फ्रॉम हस्बैंड, फ्रॉम फ्रेंड कर देता हूं और क्या करूं ताकि ऑल ऑफ द अबव तो काम आए। कभी कभी एमसीक्यू के ऑप्शंस वो गलत भी बनाते हैं। मैं इसको फ्रेंड कर दूंगा और आंसर ऑल ऑफ द अबव कर दूंगा, करेक्ट है। लेकिन मुझे हस्बैंड अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। मैं ऑल ऑफ द की जगह बोथ ए एंड बी कर देता हूं, बोथ बी एंड सी ये करता हूं और डी आंसर कर दूंगा, करेक्ट। क्वेश्चन 7 आते हैं, ज्यादा नहीं है, 15 है, खत्म हो जाएगा और 5 मिनट में। On 5th February, Rajat gets a gift of motor car from a relative Madan. Fair market value of the car is 360. The amount taxable under the head this is कितना taxable होगा। और रिलेटिव की जगह फ्रेंड करता हूं मैं, तो अपने फ्रेंड से मोटर कार गिफ्ट मिला जिसकी वैल्यू 3,60,000 है। टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। सी नहीं आएगी। ऑन 31 दिसंबर, ये सब डेट की जरूरत भी नहीं है, मैं डेट सब हटा दूंगा। राजू गेट्स gift a commercial flat from elder brother of his father-in-law. Gets a gift of commercial flat from the elder brother of his father-in-law. Stamp duty value is 25 lakh. The amount chargeable to tax in the hands of Raju is, बताइए। फादर इन लॉ के बड़े भैया से गिफ्ट मिला, टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। आएगी, ये इज द आंसर। रिलेटिव ही नहीं है वो। Mr. Ram received cash gift of 51,000 from his friends on the occasion of his 50th birthday. None of the friends are relative. The amount liable to tax in the hands of Mr. Ram would be, आसान है, 51,000. Samir received the following income during financial year. Director's fees 5,000 है. Income from agricultural land in Pakistan 15,000 है. Rent from let out of land in Jaipur 22,000 है. तो चलिए इसका आंसर क्या आएगा। डायरेक्टर्स फीस 5,000 अदर सोर्सेज की इनकम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड पाकिस्तान, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है। रेंट फॉर लेट आउट ऑफ लैंड इन जयपुर 20,000, ये भी अदर सोर्सेज है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद एचडीएफसी, ये भी अदर सोर्सेज है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है। ये सब अदर सोर्सेज, सबको मैं जोड़ दूंगा तो ये 46,000 आना चाहिए आंसर। यस और नो। ये देखिए क्वेश्चन जब बनाया गया होगा तो उस वक्त डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट हुआ करता था। तो जब जैसी एग्जाम्पशन में इसको दूंगा तो 41,000 आ जाएगा। तो मुझे लगता है यही टेस्ट करना चाह रहे थे। तो मैं क्वेश्चन को एज इट इज रहने दूं या मैं इसको रेंट फ्रॉम लेट आउट लैंड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये अदर सोर्सेज के बाहर चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद एचडीएफसी बैंक की जगह इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस कर देता हूं तो ये एग्जाम्पशन में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग कलाकारी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है इसी को ऐसे ही रख देते हैं हम लोग। 5,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000 एग्जाम्पशन क्यों है। वही एग्जाम्पशन, डायरेक्टर फीस टैक्सेबल है, 1,000 सब टैक्सेबल है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। नहीं ये लैंड है ना राजेश जी, ये लैंड है, और लैंड है तो अदर सोर्सेज में जाएगा तो 30% का रिडक्शन नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा था अगर चेंज करता हूं तो ये सब आंसर चेंज होगा। आइए, ऋषभ रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 50,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बताइए अदर सोर्सेज में जाएगा नहीं जाएगा। ऋषभ रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 50,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। अदर सोर्सेज में जाएगा या नहीं जाएगा। अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा, ये बोनस है, ये सैलरी में जाएगा, है ना। 1,000 फ्रॉम मदर सिस्टर, मम्मी की बहन यानी कि मौसी हो गई, रिलेटिव में है या नहीं है, तो ये भी नहीं जाएगा।
ये भी नॉट टैक्सेबल है। ₹10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज, ये भी नहीं जाएगा। ₹60,000 इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम ए रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी नहीं जाएगा। द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल गिफ्ट अंडर द हेड अदर सोर्सेज इज निल। मैं आपको बताऊं इसमें, हाँ 50,000 का ऑप्शन है ना, बस ठीक है, गुड। अब आइए क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 भी अच्छा है। मिस्टर माला रिसीव्ड फैमिली पेंशन ऑफ 15,000 पर मंथ. Also, she was employed in a private firm where she got a monthly consolidated salary of 20,000 per month. Her total income chargeable to tax is, बताइए ये 15,000 पर मंथ जो फैमिली पेंशन मिल रहा है वो किस हेड की इनकम है? अदर सोर्सेस में इसमें डिडक्शन मिलेगा, इसमें डिडक्शन मिलेगा 1,80,000 और इसमें 15,000 का डिडक्शन मिल गया, तो ये आ जाएगा 1,65,000। करेक्ट है। और ये जो 20,000 पर मंथ मिल रहा है ये तो सैलरी की इनकम है, तो 2,40,000 और इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और ये 190 आएगा। 190 प्लस 165 हम लोग जोड़ेंगे, 9 से 15 और 1, 3,15,000। तो इसमें एक ऑप्शन बनाना होगा 3,15,000 का। मान लीजिए वो ऑप्शन मैं बनाता हूं, कौन सा बना दूं, ये बना देता हूं 3,15,000 का, तो बी विल बी द आंसर। करेक्ट। बाकी ऑप्शन मैं चेंज करूंगा। 180 प्लस 240 कितना होता है? 180 प्लस 240 4,20,000, ये ऑप्शन है। अब देखिए ऑप्शन कैसे बनाना है कि स्टूडेंट्स को लगे कि यही आंसर है। एक तो हमने दोनों डिडक्शन नहीं दिया, ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जो कोई डिडक्शन नहीं देंगे, तो ये दोनों ऑप्शन बना दिया। ऐसा भी मिलेगा कि जो ये डिडक्शन देगा और ये नहीं देगा, तो 180 प्लस 190 वो होता है 270। तो एक ऑप्शन हम लोग 270 का भी बनाएंगे। एक ऑप्शन 165 प्लस 240 का बनाएंगे, 165 प्लस 240 का ये बनाया हुआ होगा। 6 4 10 2 3 4 4,05,000 ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये चेंज कर देंगे। क्वेश्चन 13, मिस सरिता इज इन रिसीट फॉर फैमिली पेंशन ऑफ 15,000। तो ये तो वही इनका, इसको मैं हटा ही दूंगा, रिपीटेशन है, हटा दूंगा। A member of parliament received 1,50,000 per month as salary and 4,50,000 as daily allowances. The taxable amount will be, ये तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि डेली अलाउंसेस में कुछ एग्जाम्पशन है जो हमने किया नहीं, या शायद तो या तो डेली अलाउंसेस फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, कुछ ऐसा है, तो मैं वो चेक करके यहाँ पर आंसर लिख दूंगा। तो इसको अभी रहने देते हैं। ये देखिए राजीव एज 28 ईयर्स फुल्ली एग्जाम्प्ट है, तो राजेश जी कह रहे हैं अगर फुल्ली एग्जाम्प्ट है तो 180 टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, राजीव एज 28 ईयर्स रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 2 लाख ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। बताइए टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल। इट इंक्लूड्स गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव 80,000। तो मैरिज में जो 2 लाख रुपया मिला था उसमें से नॉन रिलेटिव से 80,000 मिला, ये तो भी ये नॉन टैक्सेबल ही रहेगा क्योंकि मैरिज में मिला है। हिज इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी विनिंग इज 3 लाख। हिज नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी वुड बी, अच्छा 3 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली टैक्स कैलकुलेट करना है, तो हिज इनकम विल बी 3 लाख। तो इस ऑप्शन को चेंज करेंगे या इसको मैं हटा दूंगा यहां से और मैं रेट ऑफ टैक्स में डाल दूंगा, रेट्स ऑफ टैक्स। करेक्ट है, वहां डाल देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, तो कंप्लीट हो गया अदर सोर्सेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिप्रिसिएशन शुरू करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दें, कम से कम पेज उलट लीजिएगा। किताब का पेज उलटना बहुत जरूरी है, और जब पेज उल्टेंगे तो बहुत चीजें याद आएंगी, फिर मन भी करेगा पढ़ने का। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर टैक्स याद करते हैं तो आपको आएंगे 100 में 100, नहीं करते हैं तो अगले 25 घंटे के अंदर टैक्स से भूल जाएंगे। मैं मान लूंगा कि आज आपने क्लास अटेंड नहीं करोगे, और हो सकता है अगले 48 घंटे में आप मुझे भूल जाए। धन्यवाद, कल मिलते हैं।